कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिलें भटकते भटकते, गुमराह तो वे हैं जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार। सारे जहां से अच्छा बिहार हमारा, आप सभी को स्वागत है सोल्यूशन ऑफ बोर्ड में। आज आप सभी को 10th क्लास बिहार बोर्ड हिंदी माध्यम में लेसन 1 केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण का जो हम लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 करके सभी चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, उसे आज हम लोग एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और तेजी में यह करेंगे। ठीक है, देखिए हम सभी लोग कोशिश करें तो कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। कोशिश करें, बीच बीच में मोटिवेशन देना होगा, देते रहेंगे, ठीक ना। शुरुआत करते हैं। आप लोग मुझे भी मोटिवेट कर सकते हैं। यदि आप हमें वीडियो को लाइक ना करें, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम लोग का थोड़ा मनोबल कम होता है। हम लोग एक्स्ट्रा समय दे करके यह आप लोगों के लिए जो कहीं कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं या अगर समझने में कहीं कठिनाई हो रही है, इसलिए हम वीडियो बनाकर आप सभी के लिए आसान कर रहे हैं केमिस्ट्री। और ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि केमिस्ट्री हमें हमारे पूरे वीडियो को आप देखें, पूरे प्रत्येक चैप्टर को एक सीरियल वाइज देखें, आगे पीछे ना करें, क्रम से देखें। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि वो केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और क्रम बाई अलग अलग वीडियो तो बना दिए प्रत्येक, यही फर्स्ट चैप्टर का। अब एक वीडियो में ही पूरे चैप्टर को रिवीजन करेंगे, बड़ी संक्षेप में करेंगे, तेजी में करेंगे, क्योंकि जो पहला आपको चाहते हैं कि अच्छा से समझ में आए, तो आप कोशिश करेंगे कि जो हम पहले 5 लेक्चर जो वीडियो बना के दिए हैं प्रथम चैप्टर का, उसे एक क्रम बाय क्रम देख ले और इसे भी एक बार में देखें, तब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। डायरेक्ट इसे देखिएगा तो थोड़ा परेशानी हो सकती है, ठीक है। आप सभी को पहले ही बताए थे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो चैप्टर है, वही शुरू में ही एलिमेंट यानी तत्व की परमाणु संख्या, सिंबल यानी संकेत और परमाणु द्रव्यमान यानी मास को याद करने के लिए बोले थे, कम से कम 30 तक, ठीक ना। शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। देखिए बेसिक जान लेते हैं थोड़ा, रसायन शास्त्र क्या है। ये केमिस्ट्री कहने का अर्थ क्या है? कहते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों का संगठन, संरचना एवं उनमें होने वाले गुणों के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वही रसायन शास्त्र है या केमिस्ट्री है, ठीक ना। केमिस्ट्री को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें पदार्थ यानी सब्सटेंस को जानना जरूरी होती है। कहता वो सही वस्तु जिसका आयतन, आकार, भार, द्रव्यमान, घनत्व आदि हो, वे सभी क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं, ठीक ना। जैसे ईंट, पत्थर, सभी जीवित पदार्थ, जो भी कहें सभी। जो फीलिंग होता है वो नहीं होती है पदार्थ, बाकी सभी के सभी होती है, चाहे वो दिखता है या नहीं, वो सभी पदार्थ है। जैसे गैस तो दिखता नहीं है लेकिन वह पदार्थ है, ठीक है। जानिए एंटोनी लेवोजियर का ये लेवोसियर कहीं लिखा रहता है, जीवनी 1743 में जन्म, 1794 इनकी मृत्यु। ये इन्हें ही रसायन विज्ञान का आधुनिक जनक माना जाता है। ऑक्सीजन की दहन में भूमिका की खोज की है इन्होंने, यानी किसी भी वस्तु को जलाते हैं, यानी वो आग, उसमें आग पकड़ती है, उसमें ऑक्सीजन किस प्रकार से योगदान करती है, यह हमें यह बताएं, ठीक ना। आगे इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण के नियम की स्थापना की है। नहीं, द्रव्यमान संरक्षण आप लोग पहले ही बता चुके। द्रव्यमान संरक्षण के बारे में इसका अर्थ है कि द्रव्यमान का न निर्माण होता है और न विनाश होती है, सिर्फ होता क्या है तो क्या होता है, परिवर्तन होती है। यह संरक्षण का नियम जो पूरे ब्रह्मांड के आधार पर ही लिया जाता है। अगर किसी ग्रह की बात किया जाए जैसे पृथ्वी, तो नियम यह शर्तें लागू होगी। शर्त यह होगा, यदि यह पृथ्वी है
तो शर्त यह होगी कि कहीं से यहाँ पर कोई भी पदार्थ नहीं आनी चाहिए और नहीं यहाँ से जानी चाहिए कोई भी, तब यह नियम इस पर भी हो जाएगा। रसायन विज्ञान को सुव्यवस्थित रूप दिया, यानी कहने के मतलब एक सही व्यवस्था में इन्होंने स्थापना की, ठीक ना। लेकिन जाबिर इब्न हयान को भी कभी कभी रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये समझिए आप लोग रिवीजन करा रहे हैं, ठीक ना। जो भी अगर यह अच्छा लगे, यानी समझिए कि अच्छा लगेगा ही, हम सभी जो भी इससे पहले हम आपको पढ़ाए हैं उसका सभी निचोड़ जो है ना, हम अपने शब्दों से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे, ठीक ना। देखिए पदार्थ की बात करेंगे सर्वप्रथम, तो पदार्थ के दो भागों में बांटा गया था, भौतिक पदार्थ और रासायनिक पदार्थ, ठीक ना। भौतिक पदार्थ क्या होता है? भौतिक पदार्थ आपको बताए थे कि वह सभी पदार्थ जो कुछ समयों के लिए रंग रूप बदलती है परंतु वास्तविक गुण नहीं बदलती है, वह पदार्थ कहलाता है भौतिक पदार्थ। देखिए वो इस एक पंक्ति में लिखा हुआ है स्वरूप बदलता है वास्तविक गुण नहीं, मतलब वही जो वही बोले। यह भौतिक पदार्थ की अवस्था कहते हैं कुल 5 होती है, कुल 5 होती है, और जानते हैं मूल कितना होती है? 3 होती है, ठीक ना। तो प्रत्येक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए ठोस की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं, जब भी इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो दो शब्द आपको ध्यान रखना है, एक तो आयतन, एक आकार, ठीक ना। यानी कहने का अर्थ है अगर ये दोनों निश्चित हो, यानी यह भी निश्चित और यह भी निश्चित, तो वह ठोस कहलाता है। यानी कहता है वह सभी वस्तु या पदार्थ जिसका आयतन आकार निश्चित होता है वह ठोस कहलाता है। द्रव में क्या है? आयतन निश्चित कर दीजिए, यानी कहने का अर्थ है कि आयतन होती है निश्चित, वह द्रव कहलाता है। तो आयतन निश्चित, आकार क्या है? अनिश्चित, ठीक ना। आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित, आकार जो होता है अनिश्चित होती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है? द्रव कहते हैं। कहने के वो सभी पदार्थ जिसकी आयतन निश्चित आकार अनिश्चित हो वह कहलाता है द्रव। जैसे कोई भी गिलास में जल भर लेते हैं, यह जल को किसी अन्य वस्तु में रखते हैं तो क्या चेंज हो जाता है? आकार, आकार क्या हो गया? चेंज हो गया, आकार बदल जाती है, आकार बदल जाती है, ठीक ना, आकार बदल जाती है। गैस, बस गैस में क्या है? दोनों के दोनों क्या होगा? अनिश्चित होगा, ठीक ना। आयतन और आकार दोनों क्या है? अनिश्चित हो गया, दोनों को दोनों अनिश्चित होगा, गैस कहलाता है। प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में चर्चा कर चुके हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक गैस ही है, गैस का ही रूप है। तो कहते हैं इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या आयन होते हैं, क्या होते हैं? इसके आयन, इलेक्ट्रॉन कहिए या आयन कहिए, क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वही है प्लाज्मा। बीईसी, बीईसी को कहा गया कि कोई भी गैस है उसे क्या है? परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप, या कह सकते हैं 0 केल्विन, ठीक ना, 0 केल्विन पर ठंडा किया जाता है। ठंडा करने पर प्राप्त जो पदार्थ की अवस्था हो, प्राप्त हो, वही क्या कहलाता है? बीईसी कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, एक है शुद्ध पदार्थ, एक है मिश्रित पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ देखिए, शुद्ध पदार्थ को हम कह सकते हैं दो भागों में बांटा गया है। इन्हें शुद्ध पदार्थ की जानना चाहिए। पहले रासायनिक पदार्थ की घोषणा को सुना देते हैं। कहता वह सभी पदार्थ जो रंग रूप के साथ साथ अपना गुण भी बदल लेता है वो सभी कहलाता है रासायनिक पदार्थ। इसे दो भागों में बांटा गया, ठीक ना। सर्वप्रथम इसे दो भागों में बांटा गया था, शुद्ध पदार्थ और मिश्रित पदार्थ, ठीक है। शुद्ध पदार्थ क्या है? शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? सुनिए, वह सभी पदार्थ जो एक ही परमाणु
या परमाणु नहीं कहेंगे तो एक अणु कह देंगे, ठीक ना, अणु ही कहना ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक ना। एक ही अणु से मिलकर बनी होती है, बनी होती है, वही कहलाता है शुद्ध पदार्थ। लेकिन मिश्रित पदार्थ ऐसा नहीं है, एक से अधिक अणु से मिलकर बनी होती है, ठीक ना। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया था, तत्व और यौगिक। तत्व क्या है? तत्व कहता है पदार्थ की वह अवस्था जिसे एक से अन्य भागों में नहीं बांटा जा सकता, उसे तत्व कहते हैं। अर्थ यह है कि कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, चाहे वह सोडियम ले लीजिए, चाहे वह एल्यूमिनियम ले लीजिए, चाहे वह सोना ले लीजिए, ठीक ना। मान लेते ये सोना है, ठीक ना, सोना, यह सोना है। आप इसे कितना भी टुकड़े में काट दीजिए, 1000 टुकड़ा कर दीजिए, यानी जो भी टुकड़ा होगा वह क्या कहलाएगा? वह सोना ही कहलाएगा। यानी यह कहना चाहते हैं, यानी काटने बांटने वाला बात नहीं है, यानी प्रॉपर्टीज नहीं बदलती है, ठीक ना, वो कहलाता है तत्व। तत्व को 3 भागों में बांटा जा सकता है, धातु, अधातु और उपधातु। क्लियर कर लेते हैं। धातु क्या होता है? धातु उसे कहते हैं, कहता है कि वह सभी पदार्थ जो ठोस होता है, तन्य होता है, आघात वर्धनीय होता है और उसका विशेष चमक होता है तथा साथ ही विद्युत का सुचालक होती है, वह क्या कहलाती है? धातु, ठीक ना। धातु समझ में आया? धातु किसे कहते हैं? ठोस होती है, तन्य होती है, ठीक ना। तन्य, तन्य पहला बात कह दिया ठोस होती है, दूसरा कह दिया तन्य होती है, तीसरा कह दिया आघात वर्धनीय होती है, आघात वर्धनीय, ठीक है, आघात वर्धनीय। चौथा क्या कहा हो? चौथा कहा विशेष चमक, विशेष चमक। और पंचमा है विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक होती है, तो धातु कहलाती है। अधातु उल्टा, वो ठोस भी होती है, द्रव भी होती है, गैस भी होती है, परंतु यह तन्य नहीं होती है, आघात वर्धनीय नहीं होती है और इसे विशेष चमक भी नहीं होती है और ये विद्युत का सुचालक भी नहीं होती, इसे कहते हैं अधातु, ठीक ना। सभी गैस ले लीजिए, अधातु है। अधातु, देखिए धातु में एक अपवाद है, धातु में अपवाद कौन है? पारा, Hg, ठीक ना, Hg। कोई दिक्कत? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अधातु में भी अपवाद है, चिंता ना करें। अधातु में क्या अपवाद है? अधातु में अपवाद है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कहिए, यानी सी यानी कार्बन का बना होता है, ठीक है। उपधातु, उपधातु किसे कहते हैं? उपधातु, उपधातु होता है वह धातु या कह सकते वह तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण होती है, उसे कहते हैं उपधातु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध पदार्थ के तत्व देख लिए, इसके दूसरा भाग है यौगिक। यौगिक 2 प्रकार की होती है, तो यौगिक की किसे कहते हैं? देखिए यौगिक होता है जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर आपस में अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हो यौगिक कहते हैं। यानी कह दे H2+O2 क्या बना दिया हो? H2O, तो H2O क्या है? यौगिक है, ठीक है। इसमें कोई शक यानी कहने का अर्थ है कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, ठीक है। यही क्या है? यही है यौगिक। यौगिक कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की यौगिक होती है, एक कार्बनिक, एक है अकार्बनिक। देखिए जिसमें कार्बन हो, ठीक ना, जिसमें कार्बन हो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और जिसमें कार्बन नहीं हो उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। बस इतना विशेष नहीं सोचिए, क्योंकि कार्बनिक और अकार्बनिक की बात कहेंगे तो उसके पढ़ना भी चैप्टर है कार्बन तथा उसके यौगिक, आपका चैप्टर है आगे, ठीक है। आगे देखिए, रासायनिक पदार्थ का पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा है मिश्रित पदार्थ। मिश्रित पदार्थ का अर्थ है कि उसमें एक जैसा अणु नहीं होगा,
एक से अधिक अणु होगा, यानी अणु की संरचना अलग अलग होगी, प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगी, यानी उससे मिलकर जो बना होता है उसे मिश्रित पदार्थ कहते हैं। तो मिश्रित पदार्थ कितने होते हैं? दो। एक होता है समांगी मिश्रित पदार्थ, एक होता है विसमांगी। समांगी का अर्थ होता है कि ऐसा पदार्थ जिसमें कोई बढ़िया से घुला मिला रहता है, अर्थ है मिलने वाला, यानी विलेय कहते हैं। और जिसके अंदर मिलता है उसे विलायक कहते हैं। और जब दोनों मिल जाता है तो उसे कहते हैं विलयन कहते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ है जब मिश्रित होने वाले पदार्थ जैसे विलेय यानी मान लेते हैं आपको एक गिलास बनाते हैं, पानी रख दिए, पानी यानी जल, ठीक ना, और जो इसमें मिलने आ रहा है नमक ले लीजिए, ठीक ना, नमक में कौन सा नमक ले लीजिए? NaCl, ठीक है। इसको मिलाने चले तो जो मिलने चला उसे कहते हैं विलेय, यानी जाके मिला गया। और जो मिलाने वाला है उसे कहते हैं विलायक, यानी अपने अंदर खो दिया, मतलब अपने अंदर मिला लिया। अब ये दोनों को मिलाते हैं तो कहते हैं क्या हो? विलयन। कहने का अर्थ है ऐसा कोई विलेय किसी विलायक में अच्छी तरह घुल मिल जाती है बहुत अच्छी तरह से, उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। बहुत अच्छी तरह का कहना मेरा यह है कि जैसे पानी में हम क्या मिला दे? नमक। नमक मिले तो क्या नमक के कण दिखाई दे रही है? नहीं दे रही है, यानी अर्थ यह हो गया कि वह समांगी मिश्रण है। ठीक है, अगला है विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण में क्या है कि जो मिलने वाला है ना कण वो अच्छे से दिखाई दे रही है, यानी दे रही है, वो विसमांगी। यानी कहने का अर्थ है कि आप ले लीजिए किसी पानी में यानी जल में क्या मिला दीजिए हो आप दाल मिला दीजिए, हो सकता है कि आप मिट्टी मिला दिए, ऐसा कुछ भी ऐसा मिला दिए तो क्या कहलाएगा हो? विसमांगी मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए पदार्थ की अवस्थाएं ये तो बता दी हम, और चित्र के साथ यहाँ पर दिखाया गया, बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ठोस है, आपको बताए थे निश्चित आयतन निश्चित आकार होती है, ठोस कहलाती है। द्रव है, निश्चित आयतन होती है लेकिन आकार अनिश्चित होती है। जैसे देख लिए ईंट पत्थर लोहा क्या है? ठोस है। द्रव में देख लीजिए पानी है, दूध है, तेल है। अनिश्चित आयतन अनिश्चित आकार वो क्या है? गैस, चाहे ऑक्सीजन हो, CO2 हो, H2 हो, या आप कह सकते हैं LPG हो या CNG हो, ठीक ना, और सब बहुत सारा गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक ना, यानी ETC। ठीक है, ये सभी। आगे देखिए प्लाज्मा आंशिक रूप से क्या होती है? आयनित होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप पाना चाहते हैं यानी देखना चाहते हैं कहाँ मिल सकता है? सूर्य में मिल जाएगा, तारे में मिल जाएगा, नियोन शाइन में मिल जाएगा। अगला है BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक ना। कहते यह क्या है? यह है परम शून्य तापमान पर अति शीतलीकृत गैस। कहने का अर्थ यही है, परम शून्य ताप आपको समझाए थे BEC के बारे में, यानी 0 केल्विन बराबर कह सकते हैं -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना, सेल्सियस। ठीक है, यानी इतना तापमान माइनस देना होगा तभी वह जो अवस्था प्राप्त होगी उसी कहते हैं BEC। देखिए BEC अब जानते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी सत्येंद्रनाथ बोस एवं आइंस्टाइन दोनों के सहयोग से यह पदार्थ की पांचवा अवस्था की खोज हुई, यानी सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा नामित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसे समझने के लिए आपको परमाणु समझना होगा, जिससे 9th में आप पढ़ चुके थे। देखिए परमाणु क्या है? देखिए सबसे छोटा जो कण होता है उसे परमाणु कहते हैं, यानी यह एक परमाणु है, ऐसे यह क्या है? एक परमाणु है, ठीक ना। यह क्या है? ऑर्बिट है, और यह क्या है? न्यूक्लियस है, यानी इसे कहते हैं हिंदी में नाभिक कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हो? इसे कहते हैं कक्षा कहते हैं। ठीक है, यह कौन है हो? यह इलेक्ट्रॉन है। इसमें कौन है इसका? देखिए इसमें प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन है। यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या बनती है? मास बनती है, किसी भी एलिमेंट का मास बनती है। ठीक है,
ठीक है। ठीक है, क्या बताया गया, यहाँ बताया गया थी बहुत सारे परमाणु जो मिलती है, ठीक है, परमाणु परमाणु आपस में मिला तो क्या बना दिया, अणु यानी मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, फिर अणु आपस में जब मिलती है तो क्या बनाती है, एक पदार्थ बनाती है यानी सब्सटेंस बना देती है। ठीक है, देखिए आगे देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दिया गया है, लक्षण कह सकते हैं, अभिक्रिया के लक्षण है, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ से पहले समझते हैं। कहता है रासायनिक अभिक्रिया है क्या हो, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में सहयोग करके भिन्न या नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, वही कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मैग्नीशियम देख लिए, ऑक्सीजन देख लिए, क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह क्या है, यह एक भिन्न है, गुण है, यानी क्या है, यह एक यौगिक जो बनाया इसका गुण क्या है, वो अलग है। ठीक है ना, इसका गुण है अलग। जैसे आप यह उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे कोई बर्तन में लिए पानी यानी जल, और जल में क्या रख दिए हो, चावल। ठीक ना, पहले ही बताए थे, और नीचे से क्या लगा दिए हो, ताप दिए। ठीक ना, ताप टेम्परेचर दे दिए। ठीक है, और क्या क्या है, कुछ समय बाद क्या बन गया हो, मोटा मोटा भात ऐसा हो गया, यानी बन गया जिसको कहते हैं भात कहते हैं। चावल किस रूप में बदल गया, भात में बदल गया। ठीक है, तो इस तरह की जो अभिक्रिया हुआ उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती है, बहुत सा चेंज होती है। ठीक ना, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, ये देख रहे हैं। ठीक ना, मैग्नीशियम था, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लगा पकड़ लिया, तो ये जो पकड़ लिया तो क्या हो, इसमें जो पकड़ के इस यहाँ पर आ गया, यह क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, यानी कह सकते हैं एक ऐसा रिबन होती है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके रिबन बनाया जाता है, तो और उसमें क्या किए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किए, माचिस की तिल्ली से आग लगा दिए, और जब जल के क्या हुआ, यह इकट्ठा हुआ, यह क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, यह बता दिए। अगर देखिए अभिक्रिया का लक्षण, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था मतलब क्या है, ठोस है तो द्रव में द्रव है, तो गैस में गैस है, तो प्लाज्मा में, इस तरह का परिवर्तन होते चला जाता है। रंगों में परिवर्तन हो जाती है, गैस का निकास होता है, यानी अगर जल को हम हीट किए तो क्या हुआ, धीरे धीरे जलवाष्प बनने लगती है, जल वाष्प बनने लगती है, यानी इसका अर्थ हो गया क्या, गैस का निकास होती है। आगे है तापमान में वृद्धि होती है, या ताप वृद्धि नहीं कहेंगे, परिवर्तन कहेंगे, कमी होगी वृद्धि होगी दोनों हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए यही बताया गया है। फिर देखिए Na सोडियम Cl क्लोरीन, इधर क्या बन गया, NaCl, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। देखिए यहाँ समझना क्या, ये इधर जो है दिखाई दे रहा है ना, इधर ये एरो है, इसके पहले वो क्या है, रिएक्टेंट है, या कह सकते हैं अभिकारक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ है। ठीक ना, और ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रति जो अभिक्रिया कर लेता है वो क्या कहते हैं, वो उत्पाद के चाहे प्रतिफल का है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है वही है उत्पाद या प्रतिफल। ठीक ना, तो यह अभिक्रिया होने के बाद, यानी क्या है, यह अभिक्रिया की दिशा, यह क्या बता रहा है, यह एरो हमें बता रहा है कि अभिक्रिया की दिशा किधर है, यानी अभिकारक यह था, अभिक्रिया करने के बाद इधर नया कुछ बनाया। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। यह बता दिया गया, यह बता दिया गया। देखिए रासायनिक समीकरण को सूचनापूर्ण बनाना, कहने के मतलब रासायनिक समीकरण, देखिए रासायनिक समीकरण क्या, रासायनिक समीकरण होता क्या है, यह सुन लीजिए, पढ़ा दिए चुके हैं। रासायनिक समीकरण का अर्थ होता है, यह है रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक, अगर हम शॉर्ट में लिखे तो ऐसे लिखते हैं, रासायनिक समीकरण अर्थ है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक को जब हम संकेत या सूत्रों के द्वारा सूचित करते हैं तो यह ही प्रक्रिया कहलाता है रासायनिक समीकरण। देखिए यह है सोडियम, क्या किया हम, सिंबल किसने क्या दिए, Na। ठीक ना, Cl है, क्या है, क्लोरीन है। ठीक ना, क्लोरीन है, इसे क्या संकेत दिए, Cl। ठीक ना, हमें क्या बना दिया इधर में, सोडियम क्लोराइड, यह है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ठीक है, देखिए रासायनिक समीकरण बता दिए,
सूचनापूर्ण का अर्थ क्या होता है? मतलब कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो भी एलिमेंट यानी तत्व है और यौगिक है जो भाग ले रही है, आखिर उसकी अवस्था क्या है, ठीक ना। संतुलित करना भी हम सीख चुके हैं, फिर इसमें हम एक बार समझा देंगे। तो कहने का अर्थ क्या है, अवस्था, स्टेट्स। देखिए अगर कोई ठोस अवस्था में तो उसे क्या करते हैं, एस से सूचित करते हैं यानी संकेत करते हैं, ठीक ना। जैसे यह है, सोडियम है, क्या है वो, सोडियम सॉलिड रूप में यानी एस लिख दिए। क्लोरीन क्या है, गैस रूप में, क्या करते हैं, जी लिख दिए। NaCl सोडियम क्लोराइड जो हमें नमक मिला, यह किस रूप में है, वो एस रूप में है, एस रूप में यानी सॉलिड रूप में है। इसका अर्थ हो गया क्या, सॉलिड रूप में है, ठीक ना। तो इसे हम क्या कर देंगे, एस से संकेत कर देंगे, ठीक ना। यही यहाँ बताया जा रहा है। और एक और चीज है, एकवा है, ठीक ना। तो कहने का अर्थ है अगर कोई भी यौगिक है जिसमें जल मिला, यानी ठोस में कभी जल मिला दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, एकवा कहते हैं, यानी उसे AQ से सूचित करते हैं, जलीय विलीन कहते हैं। ठोस को ए से संकेत किए, द्रव यानी लिक्विड को L से संकेत किए, और जलीय विलयन यानी जो किसी ठोस में जल मिला हो उसे AQ यानी एक्वस कहते हैं। गैस है तो जी से संकेत करेंगे। यह जो देख रहे हैं तीर के ऊपर, इसे डेल्टा कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, इसे डेल्टा कहते हैं, ठीक है। त्रिभुज जैसा है। यह क्या है, यह संकेत क्या करती है, यह तापमान का संकेत करती है, तापमान या टेम्परेचर को संकेत करती है, ठीक है ना। तीर के क्या करती है, ऊपर लिख देते हैं, देखिए डेल्टा जो है ताप यानी हीट, दाब यानी प्रेशर या उत्प्रेरक, यानी हम तीर के ऊपर दाब भी लिख सकते हैं। करने का अर्थ ऐसे लिख दिए, अगर प्रेशर दे रहे हैं, दाब प्रेशर, तो लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। हो सकता है कि 440 ATM है, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है ना। हो सकता है पास्कल रूप में है, दाबी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आपको एक मोटिवेट करने के लिए हरिवंश राय बच्चन की एक पंक्ति सुनाते हैं। देखिए आप लोग नन्ही सी चींटी को देखे होंगे। हम सभी कहते हैं कि हमसे यह ना होगा, हमसे वह ना होगा, हमसे वह क्या होने वाला है, कोई से कैसे हो जा रहा है, यानी कि कोई और कुछ कर भी रहा है तो कहता है भाई अरे तुमसे यह नहीं होगा, भाई उससे होगा या ना होगा छोड़ दीजिए, आपसे क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं यह देखिए, कौन क्या कर सकता है छोड़ दीजिए, और मनोबल अपना हाई कीजिए, तभी कुछ होगा। अगर आप सोच लिए कि हम ठान लिए कि हम यह करेंगे तो बिल्कुल होगा, अगर सोच लिए कि हमसे नहीं होगा तो जीवन में कुछ भी नहीं होगा, होने वाला भी होगा वो भी बिगड़ जाएगा और नहीं होगा। यानी कि हरिवंश राय बच्चन एक चीटी पर बहुत अच्छी पंक्ति लिखे हैं। कहते हैं कि नन्ही सी चीटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसे ना आखरता है, आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। आगे देखिए, चलिए थोड़ा बीच बीच में कुछ कह देंगे, आप मायूस ना हो, ठीक है ना। थोड़ा लंबी वीडियो जाएगी, आप इसे जरूर देखिए पूरा, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर कुछ किसी तरह की परेशानी हो आप मैसेज कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है ना। मेरा मोबाइल नंबर की बात करें तो उधर भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको शुरू में ही। मेरा मोबाइल नंबर है 9162365669, ठीक है। नाम जान रहे हैं, मेरा नाम है मनोज कुमार, ठीक है। देखिए आगे, संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, बहुत जरूरी है। पढ़े ना पीछे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक नियम होता है निश्चित अनुपात का नियम, यानी जिस अनुपात में हम रासायनिक अभिकारक कहें या रिएक्टेंट कहें, हम जिस अभिकारक, यानी कहने का अर्थ है कि देखिए यह जिस अनुपात में हम जो मिलाए रिएक्टेंट अभिकारक को, उसी अनुपात में हमें यह प्रतिफल यानी प्रोडक्ट हमें मिलेगी। तो कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बताइए रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, अभिक्रिया के पहले और बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। जब कहने का अर्थ है द्रव्यमान का न निर्माण होता है न विनाश होता है, तो पहले जो तत्व की जो परमाणु संख्या होगी
और अभिक्रिया के पहले और बाद में वो तो समान ही होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए संतुलित या कंकाली अनबैलेंस, यानी कहने का अर्थ है दोनों चीज देखिए असंतुलित है, सॉरी असंतुलित कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण है। यानी रासायनिक समीकरण को दो भागों में बांट सकते हैं, सीधे समझिए है, एक है असंतुलित, एक है संतुलित। तो असंतुलित किसे कहते हैं? अभिकारक एवं प्रतिफल में तत्व के परमाणु संख्या समान नहीं होती है, उसे कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। अगर समान होती है दोनों तरफ, उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, यहाँ पे देखिए असंतुलित या कंकाली का मतलब क्या है? देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका पूरा विस्तार ना उस वीडियो में हम सभी को पूरे विस्तार में पढ़ा है, ठीक ना। समझिए यह बहुत बड़ी तेजी में रिवीजन करा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन एक बार दो बार जरूर देखिएगा, समझ में ना आए। क्या बोले हम? असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण, यानी ऐसी रासायनिक समीकरण जो असंतुलित हो। जैसे देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम इधर एक है, मैग्नीशियम इधर एक है, ठीक है, ऑक्सीजन इधर दो है, इधर एक है, यानी क्या है? अनबैलेंस्ड है, यानी असंतुलित है। इसे क्या कहते हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए यह बहुत अच्छा से बना के समझाया गया है आप सभी को। देखिए संतुलित में क्या होता है? संतुलित में होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक में जो भाग लेने वाले तत्व की परमाणु संख्या है और प्रतिफल में जो परमाणु संख्या है, वो दोनों क्या होती? समान होती है। जैसे देखिए Mg यानी मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कितना है? इतना, दो है इधर, इधर में क्या है? दो, इधर में भी। देखिए यह इंटू किया हुआ है, गुना किया हुआ, जैसे कहते हैं MgO, ठीक है, ऐसे कर दे, ऐसे दो से गुना कर दे, ठीक ना। तो इसका कहते हैं दोनों से मल्टीप्लाई है, यानी दो मैग्नीशियम भी है, दो ऑक्सीजन भी, यानी दो मैग्नीशियम है, दो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन दो इधर है, इधर भी ऑक्सीजन दो है, ठीक है, यानी यह संतुलित है। ठीक है, जिससे मैग्नीशियम दो है, ऑक्सीजन दो है, मैग्नीशियम दो है, ऑक्सीजन दो है, ठीक है। इधर वो क्या करते हैं, वो जानते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड, इधर वो क्या करते हैं? राइट हैंड साइड, ठीक है, आगे कहते हैं, ठीक है ना। देखिए द्रव्यमान संरक्षित जो बोल रहे हैं, यह कंकाली। आगे है हिट एंड ट्रायल विधि। देखिए हिट एंड ट्रायल विधि क्या है? कहता है जब असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेते हैं, जिस विधि के द्वारा कर लेते हैं, कह सकते हैं, उस विधि को ही हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल, ठीक ना। उस विधि को क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि। ये क्या लिखे? हम कंकाली रासायनिक समीकरण लिखे, या कह सकते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखे, ठीक ना। असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। देखिए जैसे H2, देखिए यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कहने का अर्थ है कि हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, आप गौर करिएगा यहाँ पर, ठीक ना। सर्वप्रथम, एक मिनट, हेलो, समय लगता है, पढ़ा पूरा पढ़ा लेवल है, ठीक है, कर रही है। देखिए समझिएगा, सर्वप्रथम क्या कीजिए, रासायनिक समीकरण में सर्वप्रथम हमको करना क्या है? इधर में जो है, यानी लेफ्ट हैंड साइड, यानी रिएक्टेंट यानी विकारक, इधर में जो है राइट हैंड साइड, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट है, पहले क्या करते, देखिए तत्व का नाम लिख लिए, हम लोग संतुलित करना सीख रहे हैं, ठीक ना। तत्व का नाम लिखे, देखिए इसमें कौन है तत्व? H भाग लिया, ऑक्सीजन भाग लिया, लिख लिया। अब इधर में जो भी तत्व है प्रतिफल यानी प्रोडक्ट में, वही तत्व होगी, दूसरा नहीं हो सकती है।
तो उधर देखिए, उधर देखते हैं H2, यानी देखिए यहाँ पर देखिएगा, हम इसे सभी तो लिख लिए ना। अब देखिए LHS में कितने कितने H2 है, तो H के लिए 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, देखिए 2 है ना, ठीक है। उधर चलिए हाइड्रोजन यानी कितने हैं H2, ऑक्सीजन कितने, कुछ भी नहीं तो 1 है, अकेला है, ठीक है। क्या है, अनबैलेंस है ना, इधर 2 है इधर 1 है, यह तो ठीक है, लेकिन यह ठीक है नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, संतुलित करना होगा। रूल है, रूल क्या है, गुणांक के अनुसार, यानी मल्टीप्लाई करके हम इसका संतुलित करते हैं, ठीक है ना, यानी आगे से गुना करते हैं। कभी भी कोशिश नहीं कीजिए कि इसे मिटा ले, इच्छा हो जहां तहां गुना करे, कभी नहीं बनेगा। सर्वप्रथम हमें संतुलित करने के लिए हमें सबसे बड़ा जो तत्व की जो संख्या है, यानी परमाणु संख्या, उसे सबसे बड़ा को संतुलित करें, सबसे बड़ा वाला को संतुलित करें। देखिए क्या कहा, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O को 2 से गुना करके फिर हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H2 को 2 से गुना करें। यह बात याद नहीं रखना है, आपको क्या कहें, गुना करके संतुलित करना है। अर्थ है जैसे यहाँ पर संतुलित किया गया है, पहले देखिए क्या, H2 है 2 है, ठीक है, O2 है नहीं है, तो आगे से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 2 हो गया, ये तो 2 हो गया, लेकिन देखिए 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन का गया बढ़ गया, फिर आगे यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, तो हो गया। अब देखिए ऐसा किया गया है, देखिए आगे 2 लिखा गया है, यह है संतुलित है। जांच किया गया कि देखिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, इधर में 4 है, उधर में कितना है 2 दूनी 4, 4 है, देखिए यहाँ 2 है, 2 से गुना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन कितना है, इधर 2 है, इधर में कितना ऑक्सीजन 2 है। आगे बढ़ते हैं, अगले रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार समझिए, ठीक ना। पहला है संयोजन, दूसरा है वियोजन, तीसरा है विस्थापन, चौथा है द्विविस्थापन, पांचवा है उपचयन एवं अपचयन कहते हैं, ठीक ना। संयोजन, देखिए संयोजन में क्या होता है, 2 हो 3 हो 4 हो, कितना भी तत्व हो या यौगिक हो, आपस में जुड़कर सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाती है, यानी सिर्फ एक ही यौगिक का निर्माण करेगी, वैसे रासायनिक समीकरण होगा संयोजन, यानी कह सकते हैं वैसे रासायनिक अभिक्रिया कैसा होगा, रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगा, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। दूसरा है वियोजन, वियोजन मतलब होता है एक है और टूट कर एक से अधिक बन जाएगी। देखिए ए भी एक है, ये टूट के क्या बना, अलग अलग हो गया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि सिर्फ एक उत्पाद टूट कर एक से अधिक प्रतिफल का निर्माण करती है, उसे कहते हैं वियोजन। विस्थापन, विस्थापन क्या है, विस्थापन में होता है जलीय विलयन, कहने का अर्थ है कि अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होगा वो कम अभिक्रियाशील तत्व को, यह क्या है कम अभिक्रियाशील तत्व है, ठीक है ना, ये कम अभिक्रियाशील है, ऐसा लिख सकते हैं, अभिक्रियाशील तत्व है या यौगिक है, उसे क्या करे विस्थापित कर देगा और निकाल के बाहर कर दिया, और खुद क्या हुआ इसके साथ जुड़ गया, क्या बना दिया, इसके साथ मिल गया, ठीक ना। विस्थापन अभिक्रिया में, द्विविस्थापन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या होता है आयनों का आदान प्रदान करता है, कहता है क्या है, देखिए यह 2 है, ए बी है, यहाँ सी डी है, तो ए है यहाँ सी डी है, तो ए देखिए ए और डी, देखिए यानी कहने का होता है यह दोनों आपस में जुड़ गया और यह दोनों आपस में जुड़ गया, यानी लेन देन कर लेता है, कहने का यहाँ कहा जाता है आयनों का आदान प्रदान करना, ठीक है। उपचयन, अपचयन में क्या होता है, देखिए इसमें उपचयन, उपचयन में होता है ऑक्सीजन की हानि या हाइड्रोजन की वृद्धि, तो एक साथ कह सकते हैं, ऐसे बोलेंगे तो देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन एक साथ होता है उसे हम उपचयन अपचयन कहते हैं। इसमें तो वो क्लियर नहीं हुआ कि उपचयन किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं, लेकिन कर सकते हैं। देखिए उपचयन में क्या होता है, उपचयन में होती है ऑक्सीजन की वृद्धि, ठीक ना, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की हानि होती है, ऐसा होता है तो उसे कहते हैं उपचयन। अपचयन में क्या होता है, अपचयन में होता है ऑक्सीजन की हानि, ऑक्सीजन की हानि या हाइड्रोजन की वृद्धि, ये दोनों में कुछ होगा तो अपचयन कहलाती है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखिए फिर से अब समझना अच्छा से, संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर सिर्फ एक उत्पाद का निर्माण करते हैं,
और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। देखिए प्लस बी फलना चिलना, ठीक है, फलना चिलना, कोई दिक्कत? कहने का मतलब यह है कोई है, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं। जैसे हम रख लेते हैं Na प्लस Cl, क्या बनाएगा वो NaCl, ठीक है, सिर्फ यह है। अगर देखिए इसी में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसमें क्षेपी क्या होता है, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्पादन होता है या उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी। देखिए ये मीथेन गैस है, ठीक ना, क्या है वो मीथेन, तो कह सकते हैं ऐसे METH मेथ ANE मीथेन, ठीक ना। ऑक्सीजन है अभिक्रिया का, क्या बनाया CO2 और जल, और साथ में ऊष्मा या ऊर्जा, ठीक है। आगे है व्यवहारिक उदाहरण है दीवारों को सफेदी, व्हाइट वॉशिंग वाल, क्या है ना, कहने का अर्थ है। देखिए यहाँ पर आपको एक उदाहरण है ऊष्मा का, ठीक ना। जैसे आप कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है वो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक ना, किसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। यह कैल्शियम ऑक्साइड जिसे समान रूप से बोल सकते बिना बुझा हुआ चूना, ठीक, लाइम, बिना बुझा हुआ चूना। यह क्या है H2O। अर्थ है कि आप कहीं मार्केट से चूना खरीद के लिए आए, ठीक है, चूना खरीद के लिए आए, यह चूना है, ठीक है, तो कैसा चूना, बिना बुझा है सूखा चूना। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब क्या किया, इसमें आप जल डाल दिए, जल जैसा ही डाले तो क्या होता है, वो थोड़ा 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 क्या होता है, धुआं धुआं भाप निकलने लगता है ना, भाप निकलने लगते हैं, यानी कह सकते हैं यह जलवाष्प, ये क्या होती है, जलवाष्प होती है, ठीक ना। अब इसका अर्थ क्या है कि जैसे ही इसमें जल मिला तो कुछ नया बन गया, तो इसे कहते हैं CaOH होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखिए तो ये जो चूना घुल गया ना, उसे क्या करते हैं आप अपनी दीवारों पे, घर के दीवारों पे क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं ऐसे 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 करके ना, किसको, इससे। फिर क्या करती है यह CO2 के साथ अभिक्रिया कर लेती है, कौन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनाती है CaCO3 बना देती है, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या होती है जल जो होती है वो गैस के रूप में उड़ जाती है। देखिए यही है CaO, बिना बुझा हुआ चूना है, जल के साथ यानी उसके साथ मिला गया, क्या बन गया बुझा हुआ चूना, यानी CaOH होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक बार क्यों कहते हैं, क्योंकि ठोस में जल मिला दिए थे, और साथ में क्या लिखते हैं ऊष्मा निकलती है। अब जानते हैं कभी न कभी क्या हुआ, चूना को आप बर्तन में रखे होंगे कहीं ना कहीं, और उसमें क्या होती है आग जैसा, मतलब कहने के भाप निकलने लगती है, और बहुत खद खद यानी खदखदाने का अर्थ है कि जैसे कोई उबलने लगता है जल, ठीक ना। आगे वायुमंडल की CO2 के साथ विक्रिया, कहने का अर्थ है ये जो यह है CaOH होल 2 यानी बुझा हुआ चूना क्या करती है, हवाओं में जो CO2 है उसके साथ क्या करती है, विक्रिया करती है, क्या बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस में क्या है जल, ठीक है। 2 से 3 दिन बाद यह क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक चमकदार यानी चमकदार परत बना देती है या देता है, ठीक है। आगे पहला भी संयोजन अभिक्रिया पढ़े, देखिए दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कहता है एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, वही कहलाता है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। देखिए वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, एक होता है ऊष्मीय वियोजन, दूसरा होता है विद्युतीय वियोजन, तीसरा होता है प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। उसमें जो वियोजन का अर्थ होता है उष्मा की उपस्थिति में जो टूटने का कार्य होता है, ठीक ना। एक अभिकारक की जो बात हम कर रहे हैं, कोई एक अभिकारक किसकी उपस्थिति में, उष्मा के उपस्थिति में, ठीक ना, यह उष्मा है, उष्मा की उस उपस्थिति में क्या हुआ, टूटने के काम हुआ, ठीक ना, तब क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया उष्मीय अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। यानी कहने का उष्मीय वियोजन, कौन वियोजन उष्मीय, अगर ऐसा बोलेंगे अच्छा से तो क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं ऊष्मीय
वियोजन, ठीक है, उसमें वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। देखिए ये लिखा हुआ CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड रूप में तोड़ दिए उसमें उपस्थिति बन गया क्या CaO यानी CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड है सॉलिड में CO2 गैस में, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ FeSO4 यानी फेरस सल्फेट लिखा हुआ, ठीक ना, कैसा है, हरा है। कहता है कि गर्म करने पर जल त्याग कर सफेद हो जाता है, फिर फेरस सल्फेट भूरा में टूटता है। कहने का अर्थ सीधे देखिए कि फेरस सल्फेट सर्वप्रथम कैसा होता है, सबसे पहले बिना जल का वह होता है सफेद होता है। जैसे उसमें अब जल मिला दिए ना तो कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। जल मिलाने पर होता है हरा, जब इसमें जल मिला दिए तो रंग कैसा हो गया, हरा हो गया। और जैसे पुनः गर्म किया और जल निकल गया, इसमें क्या हो गया, जल निकल गया। गर्म करने में क्या हुआ, जल त्याग कर, जल जब त्याग देता है ना तो कहता है पुनः फिर से भूरा हो जाता है। भूरा नहीं होता है, फिर से सफेद हो जाता है, ठीक है, फिर से सफेद हो जाता है, टूट जाता है। आगे देखिए विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, इसमें क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जब यह टूटता है यानी एक उत्पादक यानी कह सकते एक उत्पाद अन्य प्रतिफल बनाता है, उसे कहते हैं विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे H2O को लिए विद्युत धारा प्रवाहित किया, टूट गया H2 प्लस O2 में। अगर प्रकाशीय वियोजन देखिए, कहता सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में टूटना यही कहलाता है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड है, यह क्या है, सिल्वर क्लोराइड। क्लोराइड अभिक्रिया क्या हमें सिल्वर एवं क्लोरीन बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस कुछ ही देर और 3 और 4 दोनों एक साथ लिखो, एक है विस्थापन अभिक्रिया, एक है द्वि विस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया, पहले देखिए तीसरा विस्थापन अभिक्रिया सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, कहता है अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो कैसा यौगिक से कहेंगे, जलीय यौगिक से, ठीक ना। कैसा यौगिक से, जलीय यौगिक जो कर रहा है यौगिक कैसा होगा, हो जलीय यौगिक होगा। जलीय यौगिक होगा, ठीक है। जैसे लोहा है, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया किया, लोहा ने क्या किया, कॉपर को निकाल दिया, ठीक ना, और सल्फेट के साथ क्या जुड़ गया, यानी क्या है, इसमें जल है, इसमें जल है, तो ये तो एक्वा कह रहे हैं, ठीक ना। और Fe इसके साथ जुड़ गया, फिर सल्फेट पकड़ बना दिया, अलग कर दिया कॉपर को, इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया यानी हटा देना, ठीक है। रूल ऑफ थंब ये कहता है नोट, जिंक सीसा और लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। अर्थ है कि जिंक जो है सीसा से, लोहा से और कॉपर से यह अधिक अभिक्रियाशील है। तो कौन है, जिंक। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक ना। कहता है दो यौगिकों के बीच आयनों का या मूलकों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए सोडियम सल्फेट है, ठीक है, एक्वा में, बेरियम क्लोराइड है, ये भी क्या है, एक्वा में, दोनों विलयन के रूप में है। देखो सोडियम जो हुआ क्या किया हो, सोडियम ने क्लोरीन के साथ और सल्फेट ने बेरियम के साथ, तब बेरियम सल्फेट यह सोडियम क्लोराइड बना दिया, ठीक है। आगे आगे देखिए उपचयन एवं अपचयन, अब आगे हम लोग नजदीक में आ चुके हैं। देखिए उपचयन एवं अपचयन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कहता है कि उपचयन क्या होता है, उपचयन आपको बताए थे, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की हानि, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की हानि, दोनों में कुछ भी हो सकता है। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो भी उपचयन,
और ऑक्सीजन है ही नहीं, पता चल रहा वहां पर, हाइड्रोजन की अगर कमी हो गई तो भी उपचयन कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ देखिए Cu O2 अभिक्रिया हुआ, क्या बना Cu। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। ठीक है, कॉपर गर्म होने पर काली परत बनाता है। कहने का अर्थ है कि इस कॉपर को जब हीट किए, गर्म किए, तब उस पर कैसी परत बना दिया हो, काली परत बना दिया। ठीक ना, यह काली परत बना दिया। ठीक है, यह है काली परत। ठीक, गर्म किए तब, ये गर्मी नहीं किए यहाँ पर। अपचयन देख लीजिए, रिडक्शन। यह क्या है, इसका रूल बॉक्स, मतलब बॉक्स में रखा हुआ देख लीजिए छोटा से। कहता है कि ऑक्सीजन की हानि या हाइड्रोजन की वृद्धि, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की हानि या हाइड्रोजन की वृद्धि, दोनों में से कुछ भी हो, वो कहलाता है अपचयन। ठीक है, आगे देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाँ, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, कहता है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों एक साथ हो। तो क्या दोनों हो एक साथ हो, उपचयन एवं अपचयन दोनों एक साथ हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कॉपर ऑक्साइड H2 किसकी अभिक्रिया कराएं, कॉपर जल। यानी देखिए यहाँ से ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ गया ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की हानि हो गया, यानी क्या हुआ, अपचयन हुआ। ठीक है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, यानी उपचयन हुआ। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखिए, आगे कहता है दैनिक जीवन में उपचयन का प्रभाव, यानी उपचयन की जो क्रिया होती है उसका प्रभाव देख लीजिए। ठीक है ना, उपचयन यानी ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की हानि। देखिए जंग लगता है उपचयन के कारण, पहला देखिए संक्षारण, ठीक ना, क्लोजन या रस्टिंग। कहता धातुओं का वायु और नमी के संपर्क में आकर अवांछनीय परत बनाना लोहे पर जंग या हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की भूरे रंग की परत होती है। सीधे समझिए, अगर बोलेंगे कि जब नमी युक्त वायु किसी लौह पदार्थ के संपर्क में आती है, तब उसके साथ अभिक्रिया करके उसके ऊपर अवांछनीय पदार्थ बना लेती है या उसकी परत बना लेती है। यही पूर्ण क्रिया को ही कहते हैं संक्षारण। ठीक है, इसका प्रभाव देखिए, लोहे की रेलिंग, कहने का मतलब उसको सड़ा देता है। ठीक ना, भूरे रंग का जो कहते हैं जंग, संक्षारण को आप कह सकते हैं जंग लगना। ठीक ना, तो लोहे की रेलिंग कार के ढांचे और पुलों को कमजोर कर देती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया। ठीक ना, यह संक्षारण ही है। ठीक है, आगे देखिए विकृत गंधिता, ये क्या होता है, रेंसिडिटी। देखिए विकृत गंधिता का अर्थ होता है कोई भी खाद्य पदार्थ, यानी वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थ को हम कुछ लंबी समय तक क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब उसमें क्या होती है, उपचयन की अभिक्रिया होती है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई या हाइड्रोजन की हानि हो जाती है। उसी दौरान में क्या होता है, उसमें उस खाद्य पदार्थ में या खाने वाला पदार्थ में ना अरुचिकर गंध उत्पन्न हो जाती है और अरुचिकर स्वाद उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यानी उसे अगर खाए जबरदस्ती तो हमें क्या हो जाएगा, तबीयत खराब, और कहाँ चला जाएंगे, हॉस्पिटल। इसलिए कृपया ध्यान रखें। और गर्मी का समय आ गई है, सभी बच्चे एवं अभिभावकगण अगर सुन रहे हैं, गलती से भी मेरा वीडियो अगर देखें तो यह ध्यान रखें, इस जानकारी को आप जानते हैं, पहले से जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी हम लोग जानते हुए भी नहीं गलती कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों का लंबे समय तक रखे रहने पर उपचयित हो जाना। ठीक ना, ये ना उपचयित हुआ, यानी उपचयन की क्रिया हुआ, तो विकृत गंधिता कहलाता है। कहता प्रभाव क्या, भोजन का स्वाद खराब हो जाता है और उसमें से अरुचिकर गंध आने लगती है। अगर उसे हम खाएं या छोटे बच्चों को खिलाएं तो गलत परिणाम हो सकता है। यानी जानते हैं
डायरिया इत्यादि खाद्य यानी भोजन एवं जल से ही होती है। आगे बढ़ते हैं। अब निवारण, आखिर खाद्य पदार्थों का बचाव हम लोग कैसे करें? प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल कैसे करें? देखिए सर्वप्रथम वायुरोधी बर्तन, यानी कहने के ऐसा बर्तन में हम उस खाद्य पदार्थ को रखेंगे जहां हवा भी न पहुंचे। न हवा भी न पहुंचे से क्या कहते हैं? वायुरोधी बर्तन कहते हैं। कहते खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तन या बर्तनों में क्या होता है? रखना, ताकि ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाए तो क्या हो सकता है? उसमें खाद्य पदार्थ सुरक्षित रह सकती है। या नाइट्रोजन गैस, कहने का मतलब वैसा पदार्थ जिसमें नाइट्रोजन गैस का उत्पादन कर दीजिए, जैसे फ्रिज या कोई भी चिप्स आदि देखते हैं उसमें जो भरा रहता है, कब भरा पता नहीं आपको, लेकिन जब खोल के खाते हैं तो अच्छा लगता है। इसमें होता क्या है? इसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, चिप्स आदि की थैलियों में ऑक्सीजन हटाकर अक्रिय नाइट्रोजन गैस भरना, ताकि उपचयन न हो सके। ठीक है, आगे फ्रिज देख रहा है, तापमान कम करके उपचयन अभिक्रिया की दर को धीमा कर देना। ठीक ना, इस तरह से हम अपने खाद्य पदार्थ को क्या कर सकते हैं? सुरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद, यह चैप्टर समाप्त हो चुका है। आप सभी इसे गौर से सुने और देखें। ना समझ में आए तो जो पीछे इससे पहले वीडियो बना चुके हैं विस्तार से, उसे देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक ना, अगर इस तरह से अच्छी लगे, हम आपको हम सभी सॉल्यूशन बोर्ड के शिक्षक आप सभी के लिए सभी विषयों का वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। और हम आपको बता देते हैं हमारी कोचिंग से हर साल टॉपर निकलते रहती है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे जो ज्ञान यहीं पर जो है गांव समाज या ये अपने क्षेत्र में सीमित है, इस अपने ज्ञान को आगे तक बढ़ाएं, इसलिए हम इस पद्धति से जुड़े हैं। धन्यवाद। सारे जहां से अच्छा बिहार हमारा।